हेलो एवरीवन। कंटिन्यूइंग थर्मोडायनेमिक्स आज हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक है और उसके बाद हम लोग देखेंगे एंट्रोपी को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्नोट साइकिल। तो इसका फर्स्ट ड्रॉबैक लिखते हैं, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन about the spontaneity, about the spontaneity of a process। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी या फिर बोल दो फिजिबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। मीन्स कोई प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बताने वाला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकेंड जो इसका ड्रॉबैक है वो लिख सकते हैं, इट डज नॉट टेल्स, इट डज नॉट टेल अबाउट to what extent to what extent a process or a reaction proceed। कोई भी रिएक्शन है या कोई मान लो प्रोसेस है, वो किस एक्सटेंट तक होगा, इसके बारे में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं बताता है। तो अब इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानने के लिए हमें एंट्रोपी आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी, इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी यूजिंग कार्नोट साइकिल। तो एंट्रोपी को तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसके लिए अपने को कार्नोट साइकिल के बारे में आइडिया होना चाहिए। कार्नोट साइकिल क्या है? तो लिख लेते हैं यहाँ पे कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, इट इज एन idealized cycle, idealized idealized reversible cycle made of two reversible isothermal and two reversible adiabatic process, reversible adiabatic process। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा और दो ही रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, और एक आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है। आइडियल साइकिल, आइडियल साइक्लिक प्रोसेस है। तो कार्नोट साइकिल को अगर हम ग्राफिकली देखना चाहते हैं, तो किसी भी कार्नोट साइकिल का अगर पीवी ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रेशर और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लेते हैं।
तो मान लो कोई स्टेट है, स्टेट ए, और यहाँ से सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराएंगे ए से बी तक। यहाँ पे ए से बी तक एक्सपेंशन हो रहा है, ए से बी तक, और टेम्परेचर कितना है, ए से बी जो है T2 टेम्परेचर है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे, एक्सपेंशन। और यहाँ पे देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो नो डाउट यहाँ पे जो भी अपना सिस्टम होगा उसको हीट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हीट दिया जाएगा सिस्टम को, और कितना हीट, मान लो Q2 हीट दिया गया है सिस्टम को। अब फिर जब बी तक एक्सपेंशन हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे इसको समझते हैं, कोई यहाँ पे एक क्लोज्ड कंटेनर था, क्लोज्ड कंटेनर, इसके अंदर गैस फील्ड था, इस गैस का जो टेम्परेचर है वो T2 था। अब इस T2 टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए हमें इस गैस को क्या कराना है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराना है, आइसोथर्मल। तो इसको हीट देना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मान लो गर्म किए, हीट दिए, और यहाँ से कितना हीट दिए, Q2 हीट सप्लाई किए। तो इसका मान लो यहाँ पे ए स्टेट से स्टेट ए में था, यहाँ से इसको गर्म करेंगे तो इसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ और यहाँ पे चला गया, गैस का एक्सपेंशन होगा तो नो डाउट यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यहाँ इनिशियल इसका जो स्टेट वन में वॉल्यूम था उसको मान लेते हैं VA, और स्टेट टू में जो वॉल्यूम है, ए स्टेट टू है, यहाँ पे वॉल्यूम है वो VB। तो यहाँ से देखो जो टेम्परेचर है स्टेट बी में, वो टेम्परेचर अभी भी क्या है, T2 ही है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, वो T2 टेम्परेचर है। तो ये हुआ है स्टेट वन से स्टेट बी, तो बी में जाने जाने पर ऐसा हुआ है। अब फिर बी से क्या कराएंगे, फिर एक्सपेंशन ही कराएंगे, लेकिन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का स्लोप थोड़ा ज़्यादा होगा। मान लो यहाँ पे स्टेट सी तक इसका एक्सपेंशन कराएं, तो ए से बी में टेम्परेचर T2 था, और बी से सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, टेम्परेचर घट के हो गया T1। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको मान सकते हैं VC, और पॉइंट बी पे जो स्टेट बी पे जो वॉल्यूम है उसको VB, और स्टेट वन पे जो वॉल्यूम है उसको VA। तो देखो बी से सी एक्सपेंशन हुआ है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन बी से सी टेम्परेचर भी घटा है, कूलिंग हुआ है यहाँ पे, बी से सी। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला प्रोसेस जो है बी से सी, बी से सी, यहाँ पे एडियाबैटिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन कूलिंग हुआ है, इस केस में टेम्परेचर घटा है। तो फिर अब सी से क्या करेंगे, सी से, सी पे टेम्परेचर T1 है, तो सी से फिर कंप्रेशन शुरू करेंगे, यहाँ से सी से कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सॉरी, सी से कंप्रेशन करेंगे लेकिन आइसोथर्मल कंप्रेशन, सी से कहाँ तक गए, मान लो स्टेट डी तक गए, और आइसोथर्मल जो सी से डी वाला प्रोसेस है, सी से डी आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, मेंटेन है T1। लेकिन सोचो यहाँ सी से जो डी हम जा रहे हैं, कंप्रेशन करा रहे हैं, कंप्रेशन कराएंगे, टेम्परेचर मेंटेन है, तो नो डाउट यहाँ से क्या होगा, हीट इजेक्ट करेगा सिस्टम, तो Q1 हीट रिलीज, Q1 हीट रिलीज किया। अब फिर जब डी पे आएगा, डी से फिर क्या करेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन कराएंगे, तो डी से ए तक क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन,
जो डी से ए प्रोसेस है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर फिर राइज होना शुरू होगा, यहाँ से डी से ए तक जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते T2 हो जाएगा। तो इस तरह से एक आइडियल अगर साइक्लिक प्रोसेस बनाए तो ऐसा दिखेगा। कार्नोट साइकिल में क्या है, ए से बी और सी से डी, ए आइसोथर्मल वाले प्रोसेस है, और बी से सी और डी से ए वाला जो प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, और ये सारे प्रोसेस रिवर्सिबल हैं। कार्नोट साइकिल का अगर इफिशियंसी हम बता दें तो वहां से आएगा एंट्रोपी वाला टर्म, समझे। तो सबसे पहले इफिशियंसी कैसे बताएंगे, इफिशियंसी का जनरल हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू, ये इफिशियंसी है, इफिशियंसी जो इसका है, इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, वर्क डन बाय हीट इंजन वर्क डन बाय हीट इंजन डिवाइडेड बाय एनर्जी गिवन टू हीट इंजन, मीन्स कितना इस हीट इंजन ने वर्क किया डिवाइडेड बाय इसको कितना एनर्जी दिया गया। तो यहाँ पे वर्क जो किया गया है हीट इंजन के द्वारा, उसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ए से बी जो प्रोसेस है, ए से बी, इस प्रोसेस में कितना वर्क किया है इसने, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वर्क जो होगा ए से बी, ए वाला वर्क हो जाएगा माइनस एन आर टी एल एन वी बी अपॉन वी ए से बी ये वर्क हो गया। डी से सी प्रोसेस के बीच अगर वर्क निकालना हो, डब्ल्यू बी सी, तो ये होगा एन सी बी डेल्टा टी, एडिबैटिक प्रोसेस है, हीट इसमें जीरो होता है, वर्क एन सी बी डेल्टा टी लिख सकते हैं, एन सी बी डेल्टा टी क्या होगा, बी से सी जा रहा है, तो सी पॉइंट पे टेम्परेचर है T1 माइनस इनिशियल टेम्परेचर है T2। ऐसे ही सी से डी प्रोसेस का वर्क होगा, जो सी से डी जाएंगे तो डब्ल्यू सी डी, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो माइनस एन आर, यहाँ पे देखो ए से बी में T2 यहाँ पे रहेगा, और सी से डी में एन आर T1 टेम्परेचर पे प्रोसेस हुआ है, एल एन वी डी अपॉन वी सी, और फिर डी से ए का वर्क निकालना होगा तो डब्ल्यू डी ए, इसका वैल्यू होगा एन सी भी, और फाइनल टेम्परेचर है, डी से ए जाएगा तो फाइनल टेम्परेचर होगा T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1। तो टोटल वर्क हम सबका सम कर सकते हैं, और इसको कैसे लिखेंगे, इफिशियंसी जो आएगा टोटल वर्क, तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू यहाँ पे डी ए हो जाएगा, टोटल वर्क जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमें लेना है वर्क का, डिवाइडेड बाय एनर्जी गिवन, तो कितना एनर्जी इसको दिया जा रहा है Q2। तो यहाँ से जो इफिशियंसी आया, टोटल वर्क यहाँ पे रखने पे कितना दिखेगा, माइनस एन आर T2 एल एन वी बी अपॉन वी ए प्लस ये जो वर्क है ये वाला लिख लेते हैं, बी सी का वर्क, एन सी बी T1 माइनस T2 प्लस ये वाला वर्क जो सी डी का वर्क है, माइनस एन आर T1 एल एन
एल एन वी डी बाई वी सी प्लस एन सी बी टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई जो क्यू टू का वैल्यू आएगा क्यू टू वो माइनस ऑफ डब्ल्यू ए बी होगा। तो क्यू टू का वैल्यू यहाँ से आएगा एन आर टी टू एल एन वी बी अपॉन वी ए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने पे देखो इस वाले से ये टर्म कट गया तो यहाँ से आ रहा है माइनस एन आर टी टू एल एन वी बी अपॉन वी ए माइनस एन आर टी वन एल एन वी डी अपॉन वी सी डिवाइडेड बाई यहाँ से एन आर टी टू एल एन वी बी अपॉन वी ए। यहाँ पे देखो वर्क जो है हीट इंजन कर रहा है सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क तो निगेटिव आएगा। तो ऊपर वाला टर्म ऑलरेडी क्या है निगेटिव तो इसीलिए हमें पहले माइनस साइन यहाँ पे रखना पड़ेगा। समझे ये जो वर्क के टर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन रखना पड़ेगा नहीं तो इफिशियंसी निगेटिव में आएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पहले अगर माइनस साइन लगाते हैं तो ये सब पॉजिटिव में हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से एन आर कॉमन आएगा नीचे से एन आर कट जाएगा ये आएगा टी टू एल एन वी बी अपॉन वी ए माइनस टी वन एल एन वी डी अपॉन वी सी ए प्लस है डिवाइडेड बाई टी टू एल एन वी बी अपॉन वी ए। अब यहाँ से देखो एडियाबैटिक जो हमने कार्नोट साइकिल बनाया था कार्नोट साइकिल ऐसा ही तो कुछ था। यहाँ पे भी ए वॉल्यूम था यहाँ पे भी बी ए टेम्परेचर T2 था ए बी सी ए बी डी और ये टेम्परेचर कितना है T1। तो यहाँ से हम बी ए और बी बी जो दिख रहा है और यहाँ पे सी बी सी और बी डी तो बी सी और बी डी को बी और बी बी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो T2 यहाँ पे एक रिलेशन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में टी भी पे गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट उसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं बी पॉइंट बी और सी के बीच कैसा प्रोसेस है बी से सी जाएंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम कैसे क्या लिख सकते हैं टी टू वी बी पे पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ पे सी पॉइंट पे आते आते टेम्परेचर कितना हो गया है T1 तो लिख सकते हैं T1 वी सी पे पावर गामा माइनस वन एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा डी से ए जो डी से ए प्रोसेस है उसके लिए लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं T2 वी ए पे पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ वी डी के लिए टेम्परेचर है T1 और वी डी पे गामा माइनस वन इक्वेशन टू है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा वी बी अपॉन वी ए पे पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी डी पे पावर गामा माइनस वन। तो यहाँ से कंपेयर करके लिख सकते हैं हम वी बी अपॉन वी ए इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी डी। तो जो यहाँ पे अपना दिख रहा है वी डी अपॉन बी सी इसको हम चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए जो वी ए है वॉल्यूम एट पॉइंट ए और वॉल्यूम एट पॉइंट बी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इफिशियंसी जो आएगा टी टू एल एन वी बी अपॉन वी ए
प्लस T1 ln, देखो VD अपॉन VA, यहाँ VD, यहाँ पे क्या है VD बाई VC, तो यहाँ से VD बाई VC को क्या लिख सकते हैं, VA अपॉन VB, और यहाँ से इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा T1 के पहले, डिवाइडेड बाई T2 ln VB अपॉन VA। इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। यहाँ पे देखो इस वाले टर्म को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और रिवर्स करने के बाद ln VB अपॉन VA कॉमन लेंगे, वो कट जाएगा, और फाइनली हमें इफिशियंसी यहाँ से आ जाएगा। तो ये तो टेम्परेचर के टर्म में आया, और एक और हम जो बेसिक जानते हैं कि कितना वर्क किया, तो देखो बी से ए तक जब एक्सपेंशन हो रहा था तो हमने इसको Q2 हीट दिया था, Q2 हीट दिया था, और VC से VD तक यहाँ पे जब कंप्रेशन हुआ था आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो यहाँ से Q1 हीट रिलीज हुआ था, समझे, पे इसने कितना वर्क किया, जो हीट इंजन है वो कितना वर्क किया, Q2 प्लस Q1, Q2 का वैल्यू रखो प्लस Q1 का वैल्यू विथ साइन, डिवाइडेड बाई इसको कितना हीट दिया गया था Q2, तो ये भी इफिशियंसी है। तो हम इफिशियंसी निकालने के लिए इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कार्नोट साइकिल में इफिशियंसी बताना हो तो। अब यहाँ से हमें एंट्रोपी कैसे डिराइव करने वाले हैं, तो वही समझना है अपने को। देखो सिंस हमें पता है कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q2 एक किसके बराबर है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2, और जो अपना कार्नोट साइकिल का जो ग्राफ था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, यहाँ से ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए सी और ए डी, तो यहाँ से देखो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं Q2 Q1 बाई Q2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 1 माइनस T1 बाई T2, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं Q1 बाई T1, टेम्परेचर को इधर लाया T1 को, और Q2 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे Q2 बाई T2, और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। अब यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं Q2 बाई T2, Q2 जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड लाओ, तो Q2 बाई T2, ये यहाँ फर्स्ट जो A से B हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन किए थे, यहाँ पे Q2 हीट दिया गया था, तो ये हो गया Q2 बाई टेम्परेचर यहाँ पे कितना था A से B वाले प्रोसेस में T2, फिर B से C जो है, B से C एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ था, तो यहाँ पे हीट दिया गया था 0, ये वाला प्रोसेस में हीट कितना दिया गया था 0, तो 0 डिवाइडेड बाई कुछ टेम्परेचर रखेंगे तो 0 ही आने वाला है, प्लस जो C से D है, यहाँ पे हीट रिलीज किया था सिस्टम ने, Q1 हीट रिलीज किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा Q1 डिवाइडेड बाई T1, तो देखो इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले गया तो इसको लिख दिया, प्लस 0 ऐड कर दिया, वो B से C प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस Q1 बाई T1 ये वाला टर्म जो यहाँ पे था Q1 बाई T1 वो C से D वाले प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस D से A जो प्रोसेस है उसके लिए D से A एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो वहाँ पे हीट इसको कितना दिया गया है 0, 0 बाई टेम्परेचर रखेंगे तो 0 आएगा।
और ये टोटल है 0। हमने क्या किया, इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले गया। तो यहाँ से देखो जो Q2/T2 है वो किसके लिए, फॉर ए बी प्रोसेस के लिए, और ए वाला जो टर्म है वो BC प्रोसेस के लिए, और Q1/T1 ये जो है वो CD फॉर CD, और ये जो टर्म है ये किसके लिए है, D से ए एडियाबैटिक कंप्रेशन वाले के लिए। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो समेशन है Q/T का जो समेशन है वो कितना आ रहा है, 0। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन करें Q/T तो वैल्यू आ रहा है 0। साइक्लिक इंटीग्रेशन का वैल्यू आ रहा है 0। इसके मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं जो Q/T लिखा है वो कुछ हम ऐसा फंक्शन मान सकते हैं डेल्टा एस टाइप से, समझे। Q/T को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एस। तो जैसे डेल्टा एस या फिर डी एस मान सकते हैं, Q/T इंटीग्रेशन करना है नहीं रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो डी एस ही मानेंगे। तो यहाँ पे डी एस कुछ ऐसा फंक्शन लिखा है जिसका डी स्मॉल चेंज अगर लिया जाए डी एस, तो उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन करने पे 0 आ रहा है। और ये जो एस है वो कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो जो Q/T लिखा है यहाँ पे उसको हम अगर ds मानते हैं, ऐसे मान लिया कि ds है, तो ds का साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 आ रहा है। इसके मतलब जो s है, s यहाँ से जो s वाला जो वैल्यू है, s क्या है, स्टेट फंक्शन है, और इसी को बोलते हैं एंट्रोपी। और s ही क्या है, s अपना है एंट्रोपी। तो s को कैसे लिख सकते हैं, जो s है, s को तो एग्जैक्टली अभी बता नहीं सकते हम लोग, लेकिन जो ds है, ds को हम लिख सकते हैं Q रिवर्सिबल बाई टेम्परेचर। यहाँ जो हीट दिया गया है वो रिवर्सिबल हीट है। तो जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी में जो छोटा सा स्मॉल चेंज है उसको हम लिख सकते हैं, वो उसका वैल्यू है Q रिवर्सिबल बाई T। या फिर फॉर फाइनाइट चेंज अगर बात करें, फॉर फाइनाइट चेंज इन एंट्रोपी तो उसको लिखेंगे डेल्टा एस, और इसका वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेट कर लेंगे Q रिवर्सिबल बाई T स्टेट 1 से स्टेट 2 में। यहाँ पे हमने एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस कैसे किया, कार्नोट साइकिल के हेल्प से। तो यहाँ से देखो फिर एक बार यहाँ से समझा देता हूँ। यहाँ पे Q/T का साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 है। इसके मतलब अगर हम Q/T को ds मानते हैं तो इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 है। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर ds का साइक्लिक इंटीग्रेशन 0 है मीन्स s क्या है, स्टेट फंक्शन, और इसी s को बोला गया एंट्रोपी, समझे। तो एंट्रोपी में जो स्मॉल चेंज है ds, उसको हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाई T। तो एंट्रोपी में जो स्मॉल चेंज है उसका वैल्यू क्या होगा, Q रिवर्सिबल बाई T। और अगर फाइनाइट चेंज हमें पाना है एंट्रोपी में तो क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ डेल्टा एस लिख लिए इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे स्टेट 1 से स्टेट 2 में। तो फॉर फाइनाइट चेंज हम ऐसे एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, अगर जो कार्नोट साइकिल था उसमें से कोई एक स्टेप अगर इरिवर्सिबल हो जाए तो फिर क्या होगा। जैसे मान लो ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ था, इस टाइप से हमने बनाया था, स्टेट 1 ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी। तो अगर कोई भी प्रोसेस
एनी वन प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल। समझे? इफ एनी वन और मोर प्रोसेस बिकम irreversible in cyclic process, इन साइक्लिक प्रोसेस। तो देखना, एक भी प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हो गया तो जो उसका इफिशियंसी आएगा, इरिवर्सिबल का इफिशियंसी आएगा, वो लेस देन इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, क्योंकि जो कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी आता है, कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी जो साइक्लिक प्रोसेस में अपने को मिल सकता है वो कार्नोट साइकिल के इफिशियंसी के बराबर ही मिल सकता है। तो यहाँ से आखिर अपने को क्या मिलने वाला है इसको समझते हैं। जैसे मान लो अब एक यहाँ पे हम हीट इंजन बनाते हैं, हीट इंजन। तो इस हीट इंजन को कहीं ना कहीं से हीट दिया गया, मान लो Q2, और हीट जो भी प्रोवाइड करेगा इसको उसको बोलते हैं सोर्स। तो जो जो इसको हीट दिया गया वो Q2 क्या है, मान लो इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू दिया, और इसने वर्क जो किया वो भी क्या होगा, इरिवर्सिबल वर्क। तो कुछ तो हीट, जो इसको हीट इंजन को हीट दिया गया, कुछ तो हीट लॉस करेगा सराउंडिंग को, और उसी सराउंडिंग को बोलते हैं सिंक। सिंक या फिर सराउंडिंग। समझे? और इस सोर्स का टेम्परेचर हाई होता है T2, और सराउंडिंग जो सिंक है उसका टेम्परेचर लो होता है T1। तो ये जो हीट इंजन वर्क कर रहा है वो कार्नोट साइकिल पे वर्क नहीं कर रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस आ गया इसमें, इसका इफिशियंसी कार्नोट साइकिल के इफिशियंसी से कम होगा। कार्नोट साइकिल कैसे बनाते हैं? तो कार्नोट साइकिल अगर उसके लिए हीट इंजन को दिखाना होता तो यहाँ पे लिखते हीट इंजन, और हीट इंजन को जो Q2 एनर्जी दिया गया है ये रिवर्सिबल वाला है। और यहाँ पे सेम अपना सोर्स ले लेते हैं जिसका टेम्परेचर T2 होता। हीट इंजन जो वर्क करेगा उसको रिवर्सिबल वर्क के कैटेगरी में रखना है, और यहाँ से सराउंडिंग को या बोल दो सिंक को हीट लॉस करेगा Q1, और इसका टेम्परेचर होगा T1। तो ये वाला जो हमने बनाया इसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल पे वर्क करेगा हीट इंजन, कार्नो वर्क कौन, कार्नोट साइकिल। ये जो हीट इंजन है वो कार्नोट साइकिल पे वर्क करेगा। तो यहाँ से अब फिर इफिशियंसी पे आ जाते हैं। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें आ गया उसके लिए इफिशियंसी कैसे लिखेंगे, Q2 इरिवर्सिबल प्लस Q1 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाय Q2 इरिवर्सिबल। इसमें टेम्परेचर के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे ये वाला है इसमें T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2, ऐसा इफिशियंसी नहीं लिखेंगे। इसमें तो इफिशियंसी का बेसिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, कितना वर्क किया, वर्क डन बाय हीट इंजन डिवाइडेड बाय हीट गिवन, ए लेस देन कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी से क्या होगा, लेस ही होगा। तो कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी अब टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। एक Q2 माइनस Q1 बाई Q2 के टर्म में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई रिलेशन अपने को नहीं मिल पाता, तो टेम्परेचर के टर्म में लिखना सही है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस Q1 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई Q2 इरिवर्सिबल इज लेस देन 1 माइनस T1 बाई T2। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से
यहाँ से क्या करेंगे, Q2 को, ये जो Q2 है दूसरे साइड ले जाओ और T1 को लेफ्ट साइड लाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं Q1 irreversible by T1 is less than Q2 irreversible by T2, और यहाँ पे माइनस साइन है। तो यहाँ से लिख सकते हैं Q1 irreversible by T1 प्लस Q2 irreversible by T2 is less than 0। तो यहाँ पे देखो, जो अगर हम बात करते हैं Q2 irreversible by T2, यहाँ देखो Q2 हीट दिया, तो Q2 irreversible by T2 प्लस जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसके लिए हीट क्या हो गया, जीरो। जो बी से सी वाला प्रोसेस है उसके लिए हीट जीरो, प्लस फिर ये जो सी से डी वाला प्रोसेस है उसके लिए क्या लिख सकते हैं, Q1 irreversible by T1 प्लस जो सी से डी वाला प्रोसेस है उसके लिए हीट क्या हो जाएगा, जीरो। तो Q इरिवर्सिबल बाई टेम्परेचर भी जीरो हो जाएगा, इज लेस देन जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ Q इरिवर्सिबल बाई टेम्परेचर इज लेस देन जीरो, या फिर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ Q इरिवर्सिबल बाई टेम्परेचर इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे जो भी टर्म लिखा है ये, इसको हम कोई स्टेट फंक्शन का चेंज नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर स्टेट फंक्शन का जो चेंज होता, स्मॉल चेंज, उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन करते तो जीरो आता। तो इसको हम अगर ऐसे बोलते हैं डी एस इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ds में s क्या है, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन का अगर चेंज लेते हैं, फाइनाइट चेंज ds, और उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन करते हैं तो जीरो आना चाहिए। तो याद रहे कि डेल्टा जो ds है वो q इरिवर्सिबल बाय टेम्परेचर नहीं होता है, ds जो होता है q रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर होता है। और फिर एक बात देखो, अगर प्रोसेस ए से बी जाने में, मान लो स्टेट ए है और स्टेट बी पे जा रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं एक बार, और दूसरी बार क्या कर रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो। सिंस स्टेट फंक्शन एस जो है वो स्टेट फंक्शन है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जाओ या इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जाओ, जो ds का वैल्यू आएगा, ds चेंज इन एंट्रोपी जो आएगा वो क्यू रिवर्सिबल बाई टेम्परेचर ही लिखेंगे, समझे। किसी भी प्रोसेस के थ्रू जाओ, रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जाओ या इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जाओ, अगर ए से बी में चेंज इन एंट्रोपी बताना है, ए से बी में, तो क्या करेंगे, स्टेट ए से स्टेट बी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका वैल्यू आएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू स्टेट ए से स्टेट बी तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, इसको कंक्लूड कर सकते हैं, एंट्रोपी का यूनिट सबसे पहले अगर बोला जाए, इसका यूनिट, तो यूनिट होगा जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन। और एक ऐसा फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, एंट्रोपी जो है स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन होने की वजह से लिख सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी
between two states is same irrespective irrespective whether process is reversible or irreversible, and its value will be equal to change in entropy for reversible process। तो दो स्टेट के बीच, जैसे यहाँ पे पढ़ा था स्टेट वन से स्टेट बी के बीच, दो स्टेट के बीच प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा वो किसके बराबर होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है उसी के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन एंट्रोपी स्टेट वन से स्टेट टू में जाएंगे तो क्यू रिवर्सिबल बाई टी के बराबर ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंट्रोपी का कंपैरिजन और फिर उसके बाद सीखेंगे कैलकुलेशन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।